नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एग्जाम साधक में। आइए एग्जाम को साधने के लिए एक अगली कड़ी को बढ़ाएं, हम आगे अगले लेक्चर को लेकर आगे चलते हैं। क्या पढ़ना है यहाँ से शुरू करते हैं और क्या पढ़ा है यहाँ से शुरू करते हैं। सिलेबस है आपके सामने। ये सिलेबस मेरे अनुसार मॉडिफाइड है, मैंने इस पर कुछ परिवर्तन कर रखे हैं, कुछ विषयों या खंडों या आपके टॉपिक्स में नहीं, बल्कि इसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया है मैंने इनका क्रम, है ना। अपने हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ लेते हैं कैसे मैं चल रहा हूँ। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो आपको समझना जरूरी है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो नए बच्चों के लिए बता दूं कि हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, देन प्रमुख राजवंश। राजवंशों को भी हमने 3 तरीके से बांट के पढ़ रखा है। प्राचीन काल के अलग पढ़े हैं, मध्यकाल के राजवंश अलग पढ़े हैं, और उसके अलावा हमने आधुनिक राजवंश अलग पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसको भी 2 भागों में हमने बांटा था। एक आपका प्रथम चरण का आंदोलन था और दूसरा द्वितीय चरण। 2 चरणों में हमने बांटा था। प्रथम चरण में कुछ विद्रोह थे अंग्रेजों के खिलाफ, 1857 तक के विद्रोह। देन हमने पढ़ा था कुछ बाद के कुछ प्रमुख आंदोलन, राइट, जो भारत में भी घट रहे थे और आपके एमपी में भी अलग से घट रहे थे। देन हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर्स आ गए, 3 से 4 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कैसे पढ़ा है इसको, तो हमने इसको कुछ भागों में बांटा था। ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थलों को एक लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल क्या होते हैं, तो किले होते हैं, महल होते हैं और गुफाएं होती हैं, राइट। इनको हमने अलग से कंप्लीट किया। देन हमने धार्मिक स्थलों को कंप्लीट किया दूसरे लेक्चर में पर्यटन के, एंड पर्यटन के तीसरे लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कुछ नगरीय पर्यटन स्थल। नगरीय का मतलब जैसे कि मांडू हो सकता है, जैसे कि आपका इंदौर, जबलपुर, ये सारे जो स्थल होते हैं इनको हमने कवर किया है तीसरे लेक्चर में। चौथे में कुछ आपकी समाधियां, मकबरे, मेले और आपके संग्रहालयों को कंप्लीट किया है। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो 4 भागों में हमने बांट कर क्या किया था, पर्यटन को कंप्लीट किया है। आइए अब जो हमें आज पढ़ना है उसको समझ लेते हैं। ये जो खंड आपको दिखाई दे रहा है, यह जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं जनजातीय व्यक्तित्व, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और जनजातीय व्यक्तित्व। तो इसको भी 2 खंडों में हम कंप्लीट करेंगे। हमें बहुत नहीं भागना है, बहुत निचोड़ भी नहीं देखना कि आपका बहुत कुछ छूट जाए। तो हम जनजातियां एक अलग लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद हम जनजातीय व्यक्तित्व अलग लेक्चर में। तो इस पॉइंट के लिए हम 2 हिस्सों में क्या है, इसको पढ़ने वाले हैं। 2 लेक्चर ही लगने वाले हैं, कोई इशू नहीं है। सेम इसी तरह से मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार पढ़ेंगे, जो कि आपका अगला लेक्चर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। शुरुआत हो रही है हमारी मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं। देखो, जनजातियां शब्द ही यूज किया गया है। आप और आगे सिलेबस मेंस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां और जनजातियां 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होती है जाति और एक होती है जनजाति, है ना। और ये कहाँ होती हैं, अनुसूचित होती हैं। अनुसूचित मतलब कहीं ना कहीं लिस्टेड होती हैं। तो कहाँ लिस्टेड हैं, क्या कैसा है, ये सब तो हम सीखेंगे ही। और ये जाति और जनजाति में क्या फर्क है, ये संक्षिप्त में मैं पहले ही आपको बता दूं। एक होता है अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, राइट, जिसे हम एससी नॉर्मल कह देते हैं। और एक होते हैं आपके अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, और उसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसटी। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं आपके यहाँ पर। एसटी को सबसे पिछड़ा हुआ माना गया है, मतलब वो कहीं ना कहीं आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आदिम या आदिवासी भी उनको कह देते हैं। और एससी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा ऊंचे हैं, लेकिन समस्या उनके साथ भी है, कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, छुआछूत से पीड़ित हैं और उतना विकास उनका नहीं हो पाया जितना हो जाना चाहिए था, ठीक। तो आज भी ये हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत में है। तो इनको अलग से पढ़ा जाता है ताकि सभी व्यक्ति को इनकी जानकारी हो और इनके विकास के संबंध में जब आप प्रशासन में शामिल हो, प्रशासन का अंग बने, तो इनके विकास को भी आप ध्यान में रखें अपने, राइट। तो इनको देखना चाहिए, जानना चाहिए आपको कि कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं, क्या इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, क्या इनकी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, कहाँ ये रहते हैं, यानी भौगोलिक व्यवस्था, और कैसे ये आपकी धार्मिक व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। तो आइए सीखते हैं। अभी हमारा प्रीलिम्स सबसे आगे है, हमारे जस्ट 10, 12 या 15 दिन बचे हुए हैं लगभग। वो प्रीलिम्स है हमारे पास, है ना। तो प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा कंप्लीट करते हैं, जब मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से हम इस पर फोकस करेंगे।
तो आइए देख लेते हैं सीधे टू द पॉइंट, अभी फैक्ट्स की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो जनजातियों को शुरू करने से पहले कुछ लोगों ने कुछ नाम दे रखा है इन जनजातियों को, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं तो इनको अच्छे से देख लीजिए किसने क्या नाम दिया। एक नाम है इनका वन्य जाति, है ना। वन्य जाति का तात्पर्य वन में रहने वाली जाति, क्योंकि ये जो जातियां होती हैं आदिम जातियां वो कहीं ना कहीं ज्यादातर वन में पहाड़ियों पर रहती हैं। तो वन्य जाति कहा है आपके कौटिल्य या चाणक्य ने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें। उसके अलावा महामात्य जाति किसने कहा है, तो महामात्य जाति नाम आपको मिलेगा अशोक के अभिलेखों में, राइट। कि महामात्य जातियों को मैं ऐसा आदेश देता हूं कि ऐसा ना करें वैसा ना करें, ऐसे अभिलेख में उनके क्या है आदेश हैं अशोक के। तो महामात्य जाति उल्लेख किया है। फिर आपके आदिवासी या आदिम जनजाति ये शब्द का प्रयोग किया है आपके ठक्कर बापा ने। किसने किया है, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा को एक फैक्ट याद रखना, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। तो ये फैक्ट आपको और एक्स्ट्रा याद रखना है ठक्कर बापा के संबंध में, है ना। इनका एक नाम भी है, एक बार क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, है ना, कि ठक्कर बापा का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम भी याद रखना है आपको। ये है इनका पूरा नाम अमृतलाल विठलदास ठक्कर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए हैं जनजातियों के संबंध में। प्रदेश के नहीं थे, आपके गुजरात राज्य से संबंधित हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने काम किए और ये तथ्य ऐसे पूछे जाते हैं इसलिए हमने इनको शामिल किया है यहाँ पर। तो याद रखना ठक्कर बापा ने क्या कहा है, आपके अनुसूचित जनजातियों को, आप शुरू में इनको सबको एक जैसा ही मानते थे, वो तब कोई अनुसूचित जाति है या जनजाति है वो कैसे पता चलता है, राष्ट्रपति ने जिसको जिसमें शामिल कर दिया वो बन जाता है ना। कोई बहुत पिछड़ा है लेकिन वो अनुसूचित जाति में भी आ रहा है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने, राइट। और कोई नहीं है पिछड़ा फिर भी वो अनुसूचित जनजाति में आ रहा है। तो ये कुछ जातियों में समस्याएं भी देखने को मिल जाएगी। वो तो ये राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 और 342 में जो लिस्ट बनाई जाती है, इनको शामिल किया जाता है, उसके आधार पर तय होता है। तो आदिवासी किसने कहा, ठक्कर बापा में। ठक्कर बापा को अमृतलाल विठलदास ठक्कर कहा जाता है, पूरा नाम है इनका, और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। देन पिछड़े हिंदू टर्म किसने यूज किया आपके जनजातियों के लिए, वो है जीएस घुरिये, जीएस घुरिये साहब, राइट। तो जीएस घुरिये साहब ने क्या किया है, पिछड़े हिंदू शब्द का यूज किया है। भारत में समाजशास्त्र का जनक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत में समाजशास्त्र का जनक। तो ये और एक्स्ट्रा तथ्य याद रखना, समाजशास्त्र पढ़ा हुआ है इन्होंने, उसी क्रम में यानी समाजशास्त्र में जनजातियों को भी देखा जाता है कि वो कैसी उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो उस क्रम में पढ़ते हुए इनके क्षेत्र में काफ़ी सारे काम किए और कुछ नाम दिया इन्होंने जो कि था पिछड़े हिंदू, और बिल्कुल सही भी प्रतीत होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग से आते हैं और काफ़ी पिछड़े हैं, ठीक। तो पिछड़े हिंदू। देन बात करें गिरिजन और हरिजन, ये दो और शब्द हैं। ये तो आपको पता ही होगा, मुझे यह बात ज्ञात है। महात्मा गांधी हमेशा इनको कहते थे गिरिजन या हरिजन। गिरी मतलब जो गिरी में रहते हैं यानी पहाड़ियों या पर्वतों में रहते हैं उसको गिरिजन कहते हैं, और हरिजन गांधी जी ने इनको कहा कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, है ना, या भगवान विष्णु इनमें भी हैं, हरि इनमें भी मौजूद है। इनको आप वो ना समझें कि ये बेकार व्यक्ति हैं या इनका जीवन शैली ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझते नहीं उस बात को, इसलिए उनकी जीवन शैली बेकार है। पर उनको बताया जाए, समझाया जाए, सही राह पर लाया जाए तो वो भी हमारे जैसे हमारे बीच रह सकेंगे और हमारे जैसा जीवन यापन कर सकेंगे। कुछ लोगों का तर्क ऐसा रहता है ना कि ये पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि इनकी जीवन शैली ऐसी है, ये मांस मदिरा का सेवन करना, स्वच्छता ना रखना, है ना। तो अब चूंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, उनके मस्तिष्क में कुछ वो बात ही नहीं है कि कैसे रहा जाता है, तो उनको भाई कैसे वो कैसे ढंग से रह पाएंगे। तो वही तो हमको सिखाना है ना, उनको मुख्य धारा में लाना है तो अपने बीच में रखना पड़ेगा, उनके लिए कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, योजनाएं बनानी पड़ेंगी। चलिए, गिरिजन या हरिजन गांधी जी ने कह दिया। दलित एक टर्म है, दलित शब्द का यूज एक तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किया, एक इंपॉर्टेंट बात यह है ही। फिर बी.आर. अम्बेडकर के साथ साथ इस दलित शब्द का यूज साइमन कमीशन ने भी किया था, है ना, साइमन कमीशन, राइट। तो साइमन कमीशन ने भी क्या किया है, दलित शब्द का यूज किया हुआ है। अनुसूचित जाति या जनजाति, इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहली बार तो साइमन कमीशन ने ही किया।
1927 में आया था, है ना, ये ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन भारत में। और अनुसूचित जाति या जनजाति टर्म का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, ऐसा भी प्रश्न बनता है, तो साइमन कमीशन याद रखें। देन जब हमारा संविधान बना और उसको लागू किया गया 1950 में, तो संविधान में भी हमने ये शब्दों का यूज किया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, यहां पर हमने इनको देखा। अब पढ़ते हैं आगे। आगे क्या पढ़ना चाहिए हमें, हम शुरू कर रहे हैं अनुसूचित जाति से। वहां पर तो जनजातियां ही लिखी थी, लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त में ये बातें हैं, है ना। अनुसूचित जाति के बारे में जान लेंगे, देन फिर अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजातियों में जो जातियां कुछ है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके बारे में भी हमको देखना है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, अनुसूचित जातियां और जनजातियों का संविधान में कहां पर वर्णन है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी इनकी परिभाषा क्या है, कौन है ये, कहां से डिसाइड होता है कि अनुसूचित जाति का है या ये अनुसूचित जनजाति का है, ये यहां पर मैं बता रहा हूं। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, एक तो अनुच्छेद ये वाला याद रखना, दो अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे, है ना। अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जातियों की परिभाषा दी हुई है। क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 366 के खंड तक याद रखना है आपको। खंड 24 में अनुसूचित जातियों की परिभाषा दी हुई है। क्या कहा गया इसमें कि अनुसूचित जातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों अथवा उनके अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में माने गए हैं। तो कौन से समुदाय, कौन सा समूह या कौन से समुदाय का कौन सा अंश अनुसूचित जाति में शामिल होगा या अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा, वो बताएगा हमको अनुच्छेद 341, राइट। इसमें जिसको शामिल कर दिया जाएगा वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा। सिंपल सी बात है। मैं हूं सवर्ण वर्ग या कि आप कहिए सामान्य वर्ग से आता हूं, लेकिन मुझे यदि उसमें शामिल कर दिया जाएगा तो मैं उस वर्ग का कहलाऊंगा। ये कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक। अनुच्छेद 341 में तो एक्चुअली परिभाषा दी गई है 366 में कि अनुसूचित जाति के लोग कौन होंगे। तो अनुच्छेद 66 के 24 खंड में कहा गया, 24वें खंड में, कि वे व्यक्ति आपके अनुसूचित जाति होंगे जिसको अनुच्छेद 341 के तहत शामिल कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति उस सूची में शामिल कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाते हैं आपके अनुसूचित जाति। सेम इसी तरह की डेफिनेशन होगी अनुसूचित जनजाति की, यहीं पर समझा देता हूं, वहां समझने की आवश्यकता कम पड़ेगी। अनुच्छेद तो सेम है यही, अनुच्छेद 366 ही रहेगा, उसमें बस खंड चेंज हो जाएगा। कौन सा चेंज हो गया, यहां पर खंड 25 हो जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कौन होते हैं, तो अनुसूचित जनजाति के वे व्यक्ति हैं या कि वे समुदाय, वे उन समुदायों के वे लोग या समूह जो क्या है अनुच्छेद 342 में शामिल किए गए, राइट। तो क्या है इसकी परिभाषा, आपके अनुच्छेद 66 के खंड 25 में दी गई है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। और उसमें क्या कहा गया कि ऐसे समुदाय, ऐसे वर्ग के लोग, ऐसे आपके समूह जो क्या हो अनुच्छेद 342 में शामिल होंगे, उनको हम ST कहेंगे, अनुसूचित जनजाति कहेंगे। कौन शामिल करेगा, वही राष्ट्रपति, राइट। तो ये डेफिनेशन आपके अनुसूचित जनजाति की हो जाती है, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति आपने जान लिया कि कहां पर है, अनुच्छेद 366 के खंड 24 में परिभाषा, और उनके नाम किसमें लिखे मिलेंगे आपको, अनुच्छेद 341 में। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं जो जनसांख्यिकीय आंकड़े होते हैं, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। हालांकि जनसंख्या में भी आप ये बातें पढ़ेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा निचोड़ के रूप में देख लें। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला कौन सा है, तो इंदौर। इंदौर में 5 लाख प्लस आपकी अनुसूचित जातियां हैं। कुछ जिलों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है ना। तो इतनी सारी अनुसूचित जाति के लोग आपके इंदौर में हैं, यह याद रखें आप। सबसे ज्यादा इंदौर में अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग प्रतिशत के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए वो कहाँ है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो इंदौर है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या यही है ना, 5 लाख प्लस। पर यदि प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो है आपके उज्जैन में। कहां पर, उज्जैन में। राउंड फिगर में बता रहा हूं, लगभग 24% आबादी जो उज्जैन की है वो आपके अनुसूचित जाति की है, राइट। ये प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं कि देखो 5 लाख वहां की टोटल जनसंख्या है, पर मान लो उज्जैन की 5 लाख ही जनसंख्या है और उसके 24% लोग अनुसूचित जाति के हैं, तो प्रतिशत के मामले में उज्जैन आगे हो जाएगा, है ना। तो जनसंख्या जैसे कि आपके इंदौर की जनसंख्या अभी वर्तमान की बात करें तो 40 लाख प्लस है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार 30 से 33 लाख के आसपास थी, तो अभी 40 लाख के आसपास हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है,
है ना। तो उसमें से 5 से 7 लाख आपके अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, लेकिन अब 5 से 7 लाख जनसंख्या ही कहीं की हो, है ना, और उसमें भी 3 लाख मान लो कि अनुसूचित जाति के हो गए, तो उसका प्रतिशत तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये प्रतिशत और जनसंख्या के मामले आपको याद रखने होंगे। देन बात करें प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला जिला, कि सबसे कम जनसंख्या के मामले में कि उस जिले में सबसे कम लोग रहते हो, ऐसा कौन सा जिला है, वो झाबुआ जिला है। कौन सा जिला है, झाबुआ, जहां पर सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। यदि गिन लें तो वो सबसे कम निकलेंगे, किसी भी जिले को उठाकर देख लें अपन तो, है ना। लगभग 17,500 लोग आपके झाबुआ में अनुसूचित जाति के लोग हैं मात्र। ठीक, फिर बात करें यदि प्रतिशत को देखा जाए तो वो प्रतिशत आप 1.7% देखिएगा, ये आपके झाबुआ में है। झाबुआ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 2% से भी कम लोग अनुसूचित जाति के हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग कैसे हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, राइट, भील जनजाति यहाँ ज्यादा रहती है। ठीक, तो ये कुछ तथ्य थे आपके और अनुसूचित जाति के संबंध में, जिनको आपको याद रखना चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स है, फैक्ट ही फैक्ट हैं एक्चुअली, ऐसा कह दीजिए आप। सबसे बड़ी जाति की बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जाति कौन सी है अनुसूचित जाति, तो वह है चमार, राइट। तो जो गाली जैसा लोगों को लगता है ना, इतना पिछड़ा बना दिया गया है इनको, तो ये जाति सबसे बड़ी है आपके प्रदेश में। इस जाति के अंतर्गत भी बहुत सारी जातियां आती हैं, एक बड़े वर्ग के रूप में हम कह देते हैं चमार, चर्मकार, चर्मशिल्पी, ऐसा कह दीजिए। ज्यादातर इनकी जो जाति है, उपजातियां है, वो कहीं ना कहीं चमड़े से रिलेटेड काम करती हैं, है ना। मोची आपने सुना होगा, सतनामी सुना होगा, रामनामी सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, ये सब किसके अंदर, जाटव सुना होगा, कुछ नाम आपने सुने होंगे, वो सब आपके चमार जाति के अंतर्गत आते हैं। तो ये सबसे बड़ी जाति है, ये याद रखें। देन मध्य प्रदेश जो है देश में किस क्रम में आता है, जो हमारे यहाँ जो टोटल आबादी है, कुल पॉपुलेशन है आपकी अनुसूचित जाति के सदस्यों की, उस क्रम को देखें या उस संख्या को देखें तो देश में किस नंबर पर हम आ जाएंगे, तो वो क्रम याद रखना 8वें नंबर पर, है ना। देश में यदि आबादी के दृष्टिकोण से देखा जाए कि हम किस नंबर पर आते हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो वो 8वां नंबर है। मतलब 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमारे राज्य से भी अधिक आबादी है अनुसूचित जाति की। ठीक, फिर बात करें यदि प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा कि 16 राज्य हमसे आगे हैं, जो कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से वहां पर आबादी हमसे अधिक है। ठीक, तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से कभी पूछा जाए कि सबसे मतलब हमारा क्रम क्या है मध्य प्रदेश का देश में, वो 17वां है। मतलब 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमारे यहाँ से अधिक आबादी है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, वहां तो बिल्कुल जातियां ही, अनुसूचित जनजातियां ही रहती हैं, है ना। तो वो राज्य कहीं ना कहीं प्रतिशत में आगे हो जाते हैं। कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 2011 के आंकड़े हैं ये, 1.13 करोड़ आपकी आबादी है मध्य प्रदेश में। एग्जैक्टली बात करें तो 1,13,42,320 लोग 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के हैं, राइट। तो ये संख्या है, इसको प्रतिशत में देखें कि प्रदेश की जनसंख्या में ये कितने प्रतिशत आते हैं, तो आप 15.6% याद रखेंगे। 15.6% लोग हैं आपके मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के सदस्य। ठीक, तो ये बातें थी, कुछ जनसांख्यिकीय आंकड़े थे जो कि आपके अनुसूचित जाति से संबंधित थे। कुछ अनुसूचित जातियों के बारे में भी हम जानना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं। यहां पर मैंने उन्हीं नाम को शामिल किया है जो कि आपने कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे, ज्यादा कॉमन है, या मैंने जो सुन रखे हैं वो तो मैंने लिखे ही हैं, राइट। आपने सुने हो नहीं सुने हो आप समझ लीजिएगा। कुल मिलाकर संख्या कितनी है अनुसूचित जातियों की, तो सबसे पहले तो ये संख्या याद रखना 48। कितनी संख्या है, 48। रिकॉल कर लेते हैं और भी चीजों को। देखो, एक है आपका वर्ग ST, सबसे कमजोर वर्ग कह दीजिए, फिर है SC, देन है OBC, है ना। जहां जहां ये चीजें आएंगी वापस से बार बार पढ़ लेंगे। तो ST जो पॉपुलेशन है या के जातियां हैं वो 43 है उनकी संख्या। तो आपके प्रदेश में 43 जो जातियां हैं वो अनुसूचित जनजाति में शामिल है। देन 48 जो जातियां हैं वो आपके किस में शामिल है, अनुसूचित जाति में शामिल है। देन एक OBC वर्ग होता है, अदर बैकवर्ड आपकी क्लास जो होती है, उसकी संख्या है आपकी 94। कितनी है, 94। तो ये संख्याएं आपको जरूर याद रखना है। ST के 43 जातियां हैं आपकी, SC की 48 जातियां हैं और OBC की 94 हैं।
कम लग रहा होगा, कम है ही, लेकिन ये जैसे कि चमार जाति है ना, वो एक जाति के रूप में हम यहाँ काउंट करते हैं। उसके अंदर कई सारी जातियां आ जाती हैं, उनकी उपजातियां आ जाती हैं, तो उपजातियों सहित क्या है संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि 43 जातियां हमने एसटी में देखी, लेकिन वास्तव में 100 के आसपास हमारे यहाँ पर जातियां हैं, है ना। जो जनजातियां हैं, जनजातियों के ही और उपजातियां हो जाती हैं और छोटे मोटे वर्गों में वो बटे होते हैं, तो उस प्रकार से संख्या काउंट करें तो वो संख्या 100 के आसपास पहुंच जाती है आपकी अनुसूचित जनजाति की। तो ये याद रखना, ये तो संख्या के रूप में, जैसे कि चमार है एक जाति, उसके अंदर भी कई सारी जातियां आती हैं, ठीक। तो ये संख्याएं याद रखना आप लोग। सबसे ज्यादा आपने पढ़ा ऊपर की सबसे अधिक संख्या किस जाति की है, अनुसूचित जाति की है, तो चमार है, लगभग 45 लाख जो है, तो ये आपकी आबादी है चमार जाति की, ठीक। चलिए आगे कुछ और जातियों के नाम मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, जैसे कि बलाही, धानुक, महार जाति का नाम सुना होगा, BR अम्बेडकर इसी जाति से संबंधित थे। देन कोली, इसके अलावा खटीक, भंगी, बलाई, बेड़िया। बेड़िया जाति वैश्यावृत्ति में आपकी मतलब इनबिल्ट रहती है, ज्यादातर उस काम में ज्यादा लगी रहती है। बेड़िया आपके कहाँ से रिलेटेड है, तो इसकी ज्यादा आबादी सागर जिले में पाई जाती है, तो सागर की बेड़िया जाति वैश्यावृत्ति में संलग्न है। कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप ध्यान रखना इस तथ्य को। इनके लिए एक योजना प्रदेश सरकार ने चलाई है, जबाली योजना, राइट। तो बेड़िया जनजाति, बेड़िया जाति कहिए, ये आपकी क्या है, सागर की है। लखारा, लाख का काम करने वाली एक जाति है जिसको हम लखारा कहते हैं। बांस का काम करने वाली एक जाति है जिसको हम बसोड़ कहते हैं। चमार जाति के अंतर्गत आने वाली एक जाटो जाति है। महार जाति है, बांगड़ी है, कुम्हार है। कुम्हार क्या करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं मिट्टी के। कटिया जाति है, घासी, पासी, चिकवा, चिकवी, डोहोर, सिलावट, बेलदार, मोघिया, बाछड़ा। बचड़ा या बाछड़ा, बाछड़ा जाति भी वैश्यावृत्ति में संलग्न है, मंदसौर जिले से संबंधित है। ये मंदसौर की बाछड़ा जो जाति है वो भी वैश्यावृत्ति में संलग्न है प्रदेश में, यह याद रखना। उसके अलावा मेघवाल, कंजर, गंडा आदि अनुसूचित जातियां हैं। तो ये जातियों के बारे में था, इनको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें पढ़ना होता है अनुसूचित जनजातियां। तो जातियों की बात यही थी आपकी। हमने देखा कि क्या होती हैं अनुसूचित जातियां और उनकी जो जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं वो देख लिए। देन हमने देख ली कि कौन कौन सी प्रमुख अनुसूचित जातियां होती हैं। अनुसूचित जातियों से उनके अंदर से प्रश्न नहीं आते कि ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं, तो उनको हमें पढ़ना भी नहीं है। ऐसे प्रश्न बनते हैं अनुसूचित जनजातियों से। चलिए, तो अनुसूचित जनजातियों में हमें अब आगे जाना ही है। उसके पूर्व अनुसूचित जाति के संबंध में प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, कुछ प्रश्न आपके बनते हैं उनसे। तो कुछ संस्थान होंगे, कुछ अधिनियम होंगे, उनको एक एक नजर में देख लेते हैं। उनकी डेट याद रखना होगी आपको कि वो कब आया था, राइट। क्वेश्चन कुछ आए तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये कदम सरकार ने उठाए हैं। जब मेंस पढ़ोगे तब भी ये काम आएंगे कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जातियों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं वो बताइए, तो आप बता दीजिएगा ये वाले। संस्थागत प्रयास क्या है कि कोई संस्थाएं होंगी, इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो स्थापित किए जाएंगे सरकारी स्तर पर और वो कहीं ना कहीं उनके विकास का कार्य करेंगे अनुसूचित जातियों के। तो पहला है आपका मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। काम नहीं लिखा है इनका, मुख्यालय नहीं लिखा है, ये सबके सब हेडक्वार्टर इनका भोपाल में है। डेट लिखी है, काम इनके नाम से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो वित्त एवं विकास निगम है, तो आर्थिक रूप से इनको सक्षम बनाने के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को, अनुसूचित जाति बस नहीं है इसमें, है ना, इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपका देखो आदिवासी लिखा हुआ है, राइट। तो अनुसूचित जाति और जनजाति एक्चुअली इसके ये दोनों ही लोगों के लिए ये संस्थान है ना। जब हम अनुसूचित जनजाति के लिए उठाए गए कदमों को पढ़ेंगे तो वापस से ये वहां भी रिपीट होगा, ठीक। तो ये जो 1979 में स्थापित हुआ आदिवासी, या कि यहाँ आदिवासी थोड़ा गड़बड़ शब्द लिख गया है, इस प्रकार के दो संस्थान है। ये अनुसूचित जाति यहाँ पर है, जब हम अनुसूचित जनजाति पढ़ते हैं तब वहां आदिवासी होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जिसकी स्थापना 1979 में हुई और ये अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान का कार्य करते हैं। फिर यही नाम चेंज हो जाता है सिंपल जनजातियों के लिए, वहां पर शब्द लग जाता है आपका आदिवासी शब्द। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, जो कि आपका वही स्थापना सेम वही है, काम भी उन जातियों के लिए है जो कि अनुसूचित जनजाति में शामिल होती हैं, ठीक। उसके बाद हम देखें तो उद्यमी विकास संस्थान है एक,
उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 को की गई थी। ये दोनों के लिए काम करता है, एसटी के लिए भी और एससी के लिए भी। काम क्या करेगा? तो उद्यमी विकास संस्थान, उद्यमी शब्द मतलब उद्यम से है, उद्यम मतलब आपका कोई काम करवाना होगा, मतलब रोजगार देना होगा। रोजगार भी कैसा? कहीं ना कहीं अपना कोई काम शुरू करना होगा, कोई दुकान लगवानी होगी, उस सब के लिए क्या दिया जाएगा? कहीं ना कहीं आर्थिक मदद दी जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं के तहत इनको फायदा पहुंचाया जाएगा ताकि वो उद्यम के क्षेत्र में आए, कोई दुकान खोलें, कोई बिजनेस चलाएं, खुद में सक्षम हो, 2-4 लोगों को और रोजगार दें। उसके लिए ये व्यवस्था है, आपका ये संस्थान है उद्यमी विकास संस्थान, 1980 में स्थापित किया गया। फिर है एक मैप सेट संस्थान, इसका फुल फॉर्म याद रखना, मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना, हिंदी में इसे कहेंगे मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना हुई 1981 में। तो अब यहाँ पर एक तो रोजगार देना है और प्रशिक्षण देना है, दो नाम आ रहे हैं आपके। तो हम इनको प्रशिक्षित करके कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनिंग दिलवाएंगे और कहीं ना कहीं उनको रोजगार दिलवाएंगे, काम दिलवाएंगे। ये इस संस्था का काम होगा, राइट। देन बात करें मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। 1995 में इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम आयोग अधिनियम 1995 के तहत इन आयोगों की स्थापना की गई है। नाम सेम रहता है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। तो एक जाति आयोग है, एक जनजाति, दोनों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, राइट। 1995 में इनकी स्थापना की गई थी। देन बात करें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। देखो अब जितना महत्व देखो समझ में आता जाता है कि इनके लिए अभी भी काम हो रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। पहले कोई संगठन, संस्थाएं, एजेंसियां बनाई जाती हैं, यदि काम नहीं हो पा रहा है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है अपेक्षित जैसा हम चाह रहे थे, तो उसके लिए फिर और क्या किया जा सकता है कि कोई संचालनालय बना ले, है ना। संचालनालय एक सचिव स्तर का कार्यालय होता है, किसी विभाग के अंदर वो आएगा। एक विभाग के अंदर कई संचालनालय या निदेशालय कहते हैं उसको, निदेशालय होते हैं, ठीक। यदि उस पर भी काम नहीं हो रहा तो फिर उसको अलग से विभाग ही घोषित कर दें, है ना। वो विभाग का कहीं ना कहीं एक मंत्री होगा, मतलब मंत्रालय बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मंत्रालय यदि बन गया तो सबसे ऊंची चीज है, क्योंकि एक अलग से मंत्री होगा, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ और विभाग होंगे, अलग से बहुत सारे पदाधिकारी मिलेंगे, तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाता है। तो ये क्या है, आपका एक विभाग बन चुका है अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, जो कि बना था 21 जुलाई 2011 में, है ना। ये आपका मंत्रालय भी है, मतलब अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जो है, इसकी मंत्री आपकी मीना मांडवे हैं। कौन है? मीना सिंह मांडवे। तो ये याद रखिएगा, है ना। सेम इसी तरह का आपका आदिम जाति कल्याण विभाग भी है, ये एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। दोनों विभाग एक मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 इतने विभाग तक हो सकते हैं एक मंत्रालय के अंतर्गत। एक जैसे जो काम होंगे, जैसे कि अब एससी और एसटी के लिए काम करना है तो एक मंत्रालय के अंतर्गत 2 विभाग बना दिए, ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2011 में बना। देन एक मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल भी है, जो कि 29 अक्टूबर 2014 में बनाया गया। इनके काम के लिए कुछ सलाह सरकार को देने का काम ये मंडल करता है। आयोग से कहीं ना कहीं एक छोटा आपका ये संगठन, ये संस्था होती है। मंडल शब्द इंग्लिश में बोर्ड कहलाता है, तो इसका थोड़ा सा कम महत्व होता है, आयोग का महत्व अधिक होता है, ठीक। आयोग अपनी जो रिपोर्ट देता है, सरकारें उसको मना कर नहीं पाती। चलिए, तो ये कुछ संस्थाएं थी जो कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्थापित की गई। कुछ वैधानिक प्रयासों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आया, छुआछूत वगैरह इससे हटी। देन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में आया। इससे कहीं ना कहीं आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे, कि वो जूता नहीं पहन सकते थे, वो दर्पण नहीं देख सकते थे, है ना, शादी में घोड़ी में नहीं बैठ सकते थे, उनसे बुरे काम करवाए जाते थे कि पशु फेंकना है तो तुम ही फेंकोगे, तुम्हारा काम ही है। ये सब जो हटा वो किससे हटा? इससे हटा। उसकी इच्छा है तो फेंके, नहीं है तो आप दबाव नहीं बना पाएंगे। पहले होता था ऐसा कि तुम्हारा ये काम ही है, तुमको फेंकना है, बड़े वर्ग के लोग ऐसा कहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये कुछ 2 अधिनियम आपको याद रखने होंगे इनके कल्याण के लिए। कुछ योजनाएं हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं, इनको हम पढ़ेंगे योजनाओं में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एंड सावित्रीबाई फुले स्वसहायता
समूह योजना। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अनुसूचित जनजातियों की। अनुसूचित जातियां हमने पढ़ ली, क्या क्या उसमें पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा है, अनुसूचित जातियों में वो कहाँ से क्या उनकी परिभाषा है, कहाँ पर उनका वर्णन है संविधान में। उसके अलावा हमने देखा कि उनकी जनांकीय परिदृश्य क्या है, और उसके अलावा हमने कुछ संस्थागत प्रयास, वैधानिक प्रयास और आपके योजनागत प्रयास जो है तो हमने सरकार के देखे कि उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी तरह से हम अनुसूचित जनजातियों को देख लेते हैं। वहाँ पर हमने अनुसूचित जातियों के सिर्फ नाम देखे थे। अब हमें यहाँ पर अनुसूचित जातियों के जो है तो डिटेल से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पाई जाती हैं, उनकी वैवाहिक पद्धतियाँ क्या हैं, उनके नृत्य क्या हैं, है ना, कौन सी बोली बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, सब देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जनजातियों की जो परिभाषा वो पीछे मैंने बताई है आपको, फिर से चर्चा कर लेते हैं। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 366 में है। पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 366 के खंड 25 में इनकी परिभाषा क्या है, दी गई है। और क्या परिभाषा है, तो ऐसे वर्ग, ऐसे समुदाय या उनके अंश या ऐसे समूह जिनका वर्णन अनुच्छेद 342 में होगा। किसमें होगा, अनुच्छेद 342 में होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुसूचित जनजातियां कह देंगे। ये काम कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। किसी को हटाना हो, किसी को नहीं हटाना है, ये अधिसूचना जारी करके राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे अनुसूचित जनजातियां। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, उनकी संख्या देख लें तो ये हैं 43 जनजातियां जो हैं वो हमारी आपके प्रदेश में है। मतलब अनुच्छेद 342 के तहत प्रदेश में जो जनजातियां वो अधिसूचित हैं ऐसी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है संख्या। इनकी संख्या वापस से रिपीट करें तो एसटी की संख्या हो गई 43, एससी की संख्या हो गई 48 एंड ओबीसी वर्ग की संख्या हो गई आपके 94। ये अभी 94 अभी हुई है। ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनको ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मतलब आपका नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर्स किस में गिने जाएंगे, आपके ओबीसी वर्ग में गिने जाएंगे। यह ध्यान रखना है आपको प्रदेश में। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं जो 6 जातियां हैं आपकी, भील, गोंड, कोल, वैगा, सहरिया और कोरकू। ये 6 जातियां हैं। ये टोटल जनजाति का आपकी 92% है। मतलब इन्हीं 6 जातियों की ज्यादा संख्या आपको देखने को मिलेगी, शेष बहुत कम संख्या में दिखाई देंगी आपको। तो ये था अनुसूचित जनजातियां। आइए इनके जनांकीय परिदृश्य को देख लें कि कितनी संख्या में है, कहां ज्यादा है, कहां कम है। तो प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला कौन सा है, धार है। जबकि एससी में क्या था, इंदौर था, याद करते जाना। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं, अलीराजपुर में पाई जाती हैं। जबकि एससी के मामले में ऐसा कौन था, आपका उज्जैन था। देन बात करें सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहां पाई जाती है, भिंड में। और सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति की कहां पाई गई थी, हमारे झाबुआ में। और यहां पर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें कि सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, भिंड होगा। और सेम ऐसा ही पीछे एससी के मामले में झाबुआ ही था। राइट, तो इनको ऐसे आप याद कर लेंगे। सबसे बड़ी जाति हमने जो देखी एससी देखी थी वो चमार जाति थी। यहां पर सबसे बड़ी जनजाति हम क्या देखेंगे, भील। भील सबसे बड़ी जनजाति है। देन बात करें इनकी टोटल पॉपुलेशन, तो वहां एससी की पॉपुलेशन थी 1.13 करोड़ और यहां पर इनकी है 1.53 करोड़। मतलब 1.13 करोड़ या 1,13,00,000 लोग क्या थे, आपके एससी के हैं प्रदेश में। और 1.53 करोड़ लोग यानी 1,53,00,000 लोग काहे के हैं, एसटी के हैं। ठीक, प्रतिशत वहां हमने देखा था कि 15.6% जो है वो एससी की एससी का प्रतिशत है प्रदेश में। और जबकि एसटी का प्रतिशत जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.1% है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत संख्याएं, सबसे बड़ी जनजाति और किस जिले में कौन कितना है। फिर बात करें, हमने कुछ स्थान भी देखे थे पीछे। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में प्रदेश का देश में स्थान कितना है, प्रथम स्थान पर है। मतलब 1.53 करोड़ लोग आपको किसी राज्य में नहीं मिलेंगे इतनी ज्यादा मात्रा में। राइट, तो पहले स्थान पर हमारा एमपी आ जाता है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है अनुसूचित जनजाति की। लेकिन यही चीज प्रतिशत में देखें हम कि प्रतिशत हमारी टोटल आबादी का कितना प्रतिशत है, यदि आबादी उस दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रतिशत कम हो जाएगा। फिर 21% कोई मायना नहीं रखता है।
क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी 80%, 90%, 70%, 60% आबादी क्या है, अनुसूचित जनजातियों की ही है। और ऐसे कितने जिले हैं, तो ऐसे 12, ऐसे कितने राज्य हैं, तो ऐसे 12 राज्य हैं, है ना, जिनकी हमसे ज्यादा क्या है, प्रतिशत के मामले में आबादी है। तो हम किस नंबर पर आ जाएंगे फिर, 13वें नंबर पर, राइट। तो 12 राज्य हमसे कहीं ना कहीं आगे हैं, जहां पर प्रतिशत में अधिक आबादी वहां की है। टोटल पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग कैसे हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं वहां पर। पीछे से कंपेयर कर लें तो एससी का स्थान क्या था, आपने देखा था 8वां था, है ना, संख्या के मामले में, और प्रतिशत के मामले में वो स्थान 17वां चला गया था, यहाँ पर 13वां। ठीक, तो कंपेयर करके ऐसे ही पढ़ना है आपको बार बार, ताकि ये सारे तथ्य आपको आसानी से याद हो जाएं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और विशेष तथ्य है, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति। तो केंद्र सरकार द्वारा ये कुछ जनजातियों को जो बहुत ही आदिम जीवन जी रही होती हैं या बहुत ही विकास उनका कम हुआ होता है, उनको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया जाता है। हमारे प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी जनजातियां हैं, वो जनजातियां हैं 3, एक है सहरिया, दूसरा है बैगा और तीसरा है भारिया, राइट। तो ये तीनों जनजातियां क्या हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। और इसके लिए बढ़िया ट्रिक भी है मेरे पास, शहर के लोग भारी बैग लेकर चलते हैं, राइट। शहर का आदमी आप जानते हैं परेशान रहता है, ज़्यादातर लोग देखोगे बाइक में बड़ा बैग लिए, कोई लैपटॉप डाले हैं, कोई किताबें डाले हैं, बस भटक रहे हैं ज़िंदगी में यहाँ से वहाँ, है ना। या कहीं ना कहीं यही तो जीवन है उनका, सबका, आधे लोगों का ऐसा ही जीवन है। दिन में 10 बजे से 6 बजे तक यही करना, शाम को 6 बजे जाना, खाकर सो जाना, फिर सुबह यहीं आ जाना, यही ज़िंदगी है। तो शहर के लोग क्या हैं, भारी बैग लेकर चलते हैं। ये एक ट्रिक हो गई आपकी। ये तीसरा नंबर, तो शहर से सहरिया, भारी बैग से भारिया और बैग से बैगा, राइट। तो ये सहरिया, भारिया और बैगा 3 आपकी जनजातियां जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में गिनी जाती हैं, राइट। कारण इनका क्या है, क्यों ऐसा गिना जाता है, एक बार कारण भी पूछा था किसी एग्जाम में कि क्या आधार है जिसके आधार पर इनको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। हालांकि यही आधार थे और उसमें उपरोक्त सभी उसका आंसर था। तो देखो, साक्षरता कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, तभी ये पिछड़े रहेंगे। दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में निवास हो जाएगा, भारिया से तो कनेक्टिविटी ही नहीं है किसी की, है ना। शासन के व्यक्ति के अलावा वहां कोई सामान्य व्यक्ति जा ही नहीं सकता है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में आते हैं वो, और परमिशन लेकर ही आप वहां प्रवेश कर सकते हैं, राइट। स्थिर एवं घटती जनसंख्या, उनकी जनसंख्या एक तो स्थिर हो चुकी है, बढ़ नहीं रही, या कि कुछ जनजातियों की जनसंख्या घट भी रही है। ये दिक्कत वाली बात है, कहीं ना कहीं हमको वृद्धि दर चाहिए होता है अपनी जाति, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। और कृषि का परंपरागत स्वरूप, कि आज भी हल का यूज कर रहे होंगे, या कि जो झूम कृषि करती हैं जनजातियां ऐसी कृषि कर रहे हैं, है ना, आज ये भी विकसित नहीं हो पाए हैं दूसरी प्रकार की कृषि के लिए। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर इनको क्या किया गया है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में इन्हें घोषित किया गया है। तो यहाँ तक बात थी प्यारे बच्चों अनुसूचित जाति और जनजाति की। अब जनजातियों के संबंध में कुछ प्रश्न आते हैं आपसे अलग से। क्या प्रश्न आते हैं मैं पहले ही बता दूं आपको। अब कैसे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा समय तो है नहीं कि आप क्या कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, बृहद रूप में पढ़ लेंगे, क्योंकि जितना लेक्चर है हमारे पास अभी, इतना टोटल टाइम एक जनजाति में लग सकता है पढ़ने के लिए, यदि ढंग से पढ़ा जाए किसी जनजाति को। क्या इतना समय है? इतना समय तो है नहीं। कैसे पढ़ा जा सकता है उनको, तो किसी जनजाति का परिचय हो सकता है, परिचय जानकर कि कितनी जनसंख्या है, किस वो समूह से आते हैं, कौन सा उनका परिवार है, उस सब को जानते हुए अपन पढ़ें कि उनकी बनावट कैसी होती है, शारीरिक बनावट, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ रहते हैं वो, उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, देन उनकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सब पढ़ें अपन अलग अलग पॉइंट्स के रूप में, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक लेक्चर एक जनजाति में लग जाएगा, भील, गोंड सबके लिए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, समय हमारे पास बहुत कम है। जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में, उस दृष्टिकोण से मैंने बहुत मेहनत करके एक निचोड़ बनाया हुआ है, राइट। कैसे निचोड़ है तो पहले ही दर्शा दूं आपको, ताकि आपको बोर ना लगे। हम सभी जनजातियों की भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश में देख लेंगे, राइट, क्योंकि हमसे शारीरिक बनावट नहीं पूछी जाती उनके कि नाक चौड़ी है, माथा चौड़ा है, होंठ काले हैं, होंठ मोटे हैं, ये तो पूछे नहीं जाता है, ये थोड़ी याद करना है ना। हमने कहाँ ज़्यादा आबादी कहाँ कम, ये तो पहले ही देख ली, कितनी जनसंख्या में कौन से ज़्यादा है। तो यहाँ पॉपुलेशन भी नहीं पूछी जाएगी आपसे, यहाँ पूछा जाएगा कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रह रही है मध्य प्रदेश के। तो ये कुछ मैंने जिलेवार लिख दिए हैं, मैप में भी अपन देखेंगे कि ये जनजातियाँ कहाँ पर पाई जा रही हैं। कुछ विशेष तथ्य हैं कि ये जनजातियाँ जहाँ रहती हैं, जिन स्थानों पर, कुछ जनजातियों के मामले में हमको उनके निवास स्थान के कुछ नाम मिल जाते हैं, तो ये तथ्य पूछे जाते हैं, इनको देख लेना है, राइट। देन हम देखेंगे आगे कि उनके
उपजातियां कौन कौन सी हैं? सीधे प्रश्न आते हैं कि आपकी ओझा किस जनजाति की उपजाति है, या के भूमिया भूइहार किस जनजाति की उपजाति है। ऐसे प्रश्न आते तो इनको देख लिया सीधे अपन ने। उनकी वैवाहिक पद्धतियां देख लिया, जनजातियों के युवाग्रह देख लिए, ये बताएंगे क्या होते हैं युवाग्रह, और उसके अलावा लोक नृत्य देख लिया, है ना। और जो भी तथ्यात्मक बातें हैं सब कुछ टू द पॉइंट है यहाँ पर। तो आइए एक एक करके कंप्लीट करते हैं, हमें डीप में अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब आप देखेंगे अंत में तो आप हर जनजाति के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे, क्योंकि हम सबकी हम उनकी स्थिति देखेंगे, उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, हम उनकी वैवाहिक पद्धतियों को देखेंगे, उनकी उपजातियां देखेंगे, उनके लोक नृत्य देखेंगे, उनकी भाषा देखेंगे, बोली देखेंगे। तो क्या अब अलग क्या पढ़ोगे? जनजाति एक बार बताना होगा तो एक पेज तो कम से कम एक जनजाति के बारे में इतने से ही लिख दोगे, राइट। तो ये एक दूसरा तरीका है मेरा। मैं नॉर्मली दूसरे तरीके जब मेंस पढ़ेंगे तब वहां पर हम मेंस के पैटर्न में पढ़ेंगे, राइट। अभी प्रीलिम्स के पैटर्न में पढ़ लेते हैं। मैं नक्शा अलग से बना रहा हूं अपने हिसाब का, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। सारी जनजातियों को ध्यान से देखिए, आप भी मैप का प्रयोग कर सकते हैं, मेरे साथ लिखिएगा। जब ये बन जाए तो फिर एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार वापस से बनाइएगा, आपको इनकी स्थिति जो है तो ज्ञात हो जाएगी। एक ऐसा प्यारा सा, मतलब ऐसा ही नहीं, आपसे और प्यारा बनता हो तो और प्यारा नक्शा आप बना सकते हैं। मुझसे जैसा आता है मैंने आपके लिए कर दिया है। ये हमारा मध्य प्रदेश है प्यारा, उसके अंदर हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां देखने वाले, राइट। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर कोई टकराव नहीं, इधर तरफ सिंगल नाम मिलेगा आपको, भील, राइट। तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर, ये किसका है? इसको शेडेड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ भील मिलेगी। कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ दो दो तीन तीन जनजातियां एक साथ दिखेंगी आपको। तो ये भील जनजाति का रीजन है, ये याद रखें। पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरा, मुख्य रूप से झाबुआ और अलीराजपुर और धार, ये आपके भील जनजाति के केंद्र हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में कहीं ना कहीं ऊपर मंदसौर, नीमच से शुरू करके रतलाम होते हुए आप नीचे बड़वानी, खरगोन तक जा सकते हैं, है ना। यहाँ भी ये प्रजातियां पाई जाती हैं, जनजातियां। भील देख लिया हमने। भील के बाद आप देख लीजिए यहाँ उत्तरी क्षेत्र में आपकी सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। जिले पूछा जाए कभी तो याद रखना, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर वाला जो बेल्ट है, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ पर कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है, राइट। ये लिखते जाना, ये जो जिले हैं पीछे वो टेबल में शामिल हैं, वापस से अपन देख लेंगे, पर ये मैप दोबारा नहीं मिलेगा, अभी इसको देखते जाओ। देन बात करें अपन यहाँ पर होशंगाबाद के आसपास, तो एक हमको जाति मिलेगी कोरकू। कौन सी जाति मिलेगी? कोरकू, होशंगाबाद के पास केंद्रित है। देन अपन देखेंगे वहीं पड़ोस में ही, तो आपको छिंदवाड़ा में एक जाति मिल जाएगी, भारिया। छिंदवाड़ा का पातालकोट खूब फेमस है, तो भारिया, उसके साथ साथ आस पड़ोस के जिलों में भी ये मिलते हैं थोड़े बहुत मात्रा में। मेन केंद्र आपका क्या है इनका? छिंदवाड़ा का पातालकोट। यहाँ आए अपन तो यहाँ पर हमको मंडला और डिंडोरी वाले रीजन में पाए, तो ये कई जगहों पर जाएंगे, लेकिन मंडला और डिंडोरी विशेष केंद्र है इनका। डिंडोरी में बैगा चक नाम का क्षेत्र है, जो कि पूरी तरह से वहाँ बैगा जनजाति ही है, तो डिंडोरी मंडला रीजन में आपकी बैगा हो गई। यहीं पर आपके इस बालाघाट से लेकर यहाँ शहडोल तक अगरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? अगरिया जनजाति, यह भी याद रखें। फिर यहाँ शहडोल सीधी सिंगरौली के पास तक ऐसे एक पनिका जनजाति पाई जाती है। देन यहाँ पर पूरा रीवा रीजन जो है आपका, आप ऐसे बड़ा सा लंबा खींच देता हूं मैं, ये जो पूरा रीजन है जिसमें आपका सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उसके अलावा कटनी, जबलपुर तक जो है, तो ये विंध्य क्षेत्र का जो विशेष रीजन, यहाँ कोल जनजाति पाई जाती है, राइट। देन बात करें भोपाल के आसपास, हालांकि ये अब जाति है पर पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए याद रखना, ये पारधी भोपाल के आसपास, भोपाल, सीहोर, रायसेन के आसपास पाए जाते हैं। तो ये कुछ आपकी जनजातियां हैं, और देख लें कोई बच तो नहीं रही। बंजारा लिख दीजिए निमाड़ में, बंजारे आपके पाए जाते हैं मालवा और निमाड़ में, विशेष रूप से इनका केंद्र आपके निमाड़ में। हालांकि ये घुमक्कड़ जनजाति है, ये एक जगह पर रुकती नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जाती रहती है, एक जगह पर रुकती, पर ज्यादा ऐसे यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो ये कुछ जनजातियां थी प्यारे बच्चों, जिनका केंद्र मैंने इस नक्शे में बना दिया। वापस से रिपीट करता हूं, भील पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर इनका केंद्र है।
बंजारा निमाड़ में, मालवा निमाड़ दोनों में, लेकिन निमाड़ इनका केंद्र है। सहरिया, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर में केंद्रित हैं, और भी आसपास के जो जिले हैं वहां भी पाए जाएंगे। पारधी भोपाल रायसेन और आपके भोपाल सीहोर रायसेन में पाए जाएंगे। कोरकू जनजाति होशंगाबाद में केंद्रित। भारिया जनजाति आपके छिंदवाड़ा के पातालकोट में केंद्रित। बैगा जनजाति आपके मंडला और डिंडोरी में केंद्रित। बालाघाट से लेकर शहडोल या अनूपपुर तक का जो रीजन आपको मिलेगा नीचे, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और ऊपर आपके अनूपपुर, उमरिया, यहाँ तक आपको अगरिया मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर शहडोल से लेकर ऊपर सीधी सिंगरौली तक आपको पनिका मिल जाएंगे खूब। और कोल जनजाति आपके विंध्य प्रदेश में, जिसमें रीवा संभाग पूरा, मतलब सतना, रीवा, पन्ना, सीधी सिंगरौली ये सब आ जाते हैं। उसके अलावा कटनी और जबलपुर में भी ये मिलते हैं। फिर बाकी शहडोल वगैरह में भी खूब कोल जनजाति मिल जाती है। अब एक जनजाति मुद्दे की रह रही है, छूट रही है, जिसको आप एक प्लेस पर केंद्रित कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां से निकलती है क्या अपनी नर्मदा नदी, और ये नर्मदा के दोनों ओर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर आपकी पाई जाती है गोंड जनजाति, राइट। तो आप दोनों ही क्षेत्रों में, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, गोंड का नाम लिख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ हमारी कुछ जनजातियां थी जो अलग अलग क्षेत्रों में मिल रही हैं। आइए अब इनकी स्थिति जिलेवार दिखा दूं मैं आपको, और इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं वह दिखा देता हूं, जो प्रश्न आपको आना है। इस नक्शे को इसी तरह से बना लीजिएगा, ध्यान रखिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप ऐसी स्थिति बना लेंगे तो आपको जिले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको फिर जिले याद करना पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं भील जनजाति कहाँ केंद्रित है। तो भील जनजाति अलीराजपुर और झाबुआ, धार में केंद्रित है। जिले और होंगे, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भील और कहीं मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, लेकिन केंद्र उनका कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ वो पाए जाते हैं, तो आपके झाबुआ, अलीराजपुर और धार में वो केंद्रित हैं। गोंड जनजाति नर्मदा घाटी की दोनों ओर, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी में। बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में केंद्रित। कोल जनजाति आपके रीवा संभाग में पूरा, जिसमें 4 जिले आएंगे आपके, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। शहडोल संभाग में भी मानकर चलिए लगभग है ना, जिसमें शहडोल, अनूपपुर, उमरिया आ जाएगा। और कटनी और जबलपुर में भी आप इस जनजाति को देखने को पा जाएंगे ज्यादा मात्रा में, है ना। भारिया जनजाति की बात करें तो विशेष क्षेत्र है छिंदवाड़ा, उसके अलावा भी दक्षिणी इलाके जो होशंगाबाद और बैतूल है वहां भी ये मिल जाती है। सहरिया जनजाति आपके गुना, शिवपुरी, ग्वालियर में मिलेगी। कोरकू जनजाति होशंगाबाद में, याद रखना, होशंगाबाद में केंद्रित है। अगरिया जनजाति मैंने आपको बताया बालाघाट से लेकर ऊपर अनूपपुर, शहडोल तक, तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल में केंद्रित है। देन पारधी जनजाति की बात करें तो पारधी अब जाति है, भोपाल, सीहोर और रायसेन में केंद्रित है। पनिका जनजाति की बात करें तो सीधी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में मिलेगी। उसके अतिरिक्त बंजारा जनजाति जो है वो मालवा और निमाड़ में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारी जनजातियां थी जो नक्शे में मैंने आपको दिखाई, उनकी लोकेशन यहां पर मैंने दिखा दी। बात करें कुछ विशेष जनजातियां हैं जिनके निवास स्थान को यानी घर को या के मोहल्ले को क्या कहते हैं, वो यहां पर नाम लिखे गए हैं, जो फैक्ट्स हैं आपके सीधे। तो भील जनजाति के मोहल्ले को कहते हैं फल्या, जो आपका फल्या है, मोहल्ले को कहते हैं भील जनजाति के फल्या। इसको सिंपली और क्या कहते हैं, पाल कहते हैं, यह ध्यान रखें। उसके अलावा इनके घर को भी एक नाम मिलता है जिसे कू कहते हैं, है ना। तो इतना याद रखना, भील के घरों को कू और उनके मोहल्ले को जहां 8, 10, 20 घर मिलेंगे वो फाल या पल्या कहलाता है, ये ध्यान रखना, राइट। तो इतना हो गया भील का। बैगा जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो बैगा चक। एग्जैक्टली प्रश्न ऐसा आता है कि बैगा चक किस जनजाति से या किस जिले में स्थित है, तो बैगा चक एक बड़े इलाके का नाम है, ऐसा कहिए, है ना। इनके कोई मोहल्ले या इनके घरों का नाम नहीं है, एक क्षेत्र विशेष का नाम है बैगा चक, जिसमें कई गांव शामिल है। किस जिले के अंतर्गत आता है ये आप एक्स्ट्रा नोट कर लो, ये आता है डिंडोरी में। कहां आता है, डिंडोरी में। एक्स्ट्रा कुछ बातें नोट कर लिया करो, जब आपको पीडीएफ मिल जाए, टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाती है, तो वहां आप क्या कर लेना, इसको शामिल कर लेना। कोल जनजाति के निवास स्थान को यानी इसके मोहल्ले को सिंपली टोला कहते हैं, यह याद रखें। फिर है भारिया जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं ढाना। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं सहराना, ये तो इसलिए याद हो जाएगा। और बंजारा जनजाति जहां रहते हैं वहां उसको कहते हैं टांडा। तो ये 6 जनजातियों के निवास स्थान के नाम मिलते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इनको निश्चित रूप में याद करके बैठें, है ना, तभी आपसे बनेंगे क्वेश्चन। चलिए
अब बात करते हैं कुछ उपजातियों की, अलग अलग जो वही जनजातियां हैं हमारी जिनकी उपजाति मिलेंगी। अब सब नहीं है, जो अपन ने पीछे सारे नाम देखिए, लोकेशन में तो ज्यादा जनजातियां हैं, अब सबके जैसे निवास स्थान नहीं मिले, है ना, जो तथ्य नहीं मिलते, तो ऐसे ही सबकी उपजातियां भी नहीं पढ़ना है आपको, सबकी वैवाहिक पद्धतियां भी नहीं पढ़ना है। जिन विशेष जनजातियों की ऐसी होती हैं वो व्यवस्थाएं, उनको ही हमें देखना है। तो ये कुछ तो कॉमन होंगे, भील, गोंड, बैगा, कोल, ये तो सब में मिल जाएंगे लगभग, पर कुछ छोटी मोटी जनजातियां सब में नहीं मिलेंगी। आइए भील जनजाति की उपजातियों को समझें, तो इसमें है एक उजले भील और कलिया भील, ये दो प्रमुख हैं, है ना। ऐसे कुछ जातियों में मिलेंगे हमको, ये प्रमुख हैं उजले भील और कलिया भील। उजले भील ऐसा मानते हैं, ये अपनी उत्पत्ति को राजपूतों से बताते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज ही अपने आप को मानते हैं। इनको भीलाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलाला, है ना। तो जो आपकी भील की उपजाति, उसमें एक भीलाला भी आता है, उनको उजले भील भी कहते हैं, और एक जो नॉर्मल साधारण वर्ग होता है भीलों का, उसको कलिया भील कहते हैं। ठीक, अभी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट नीचे भी आएगा। तो उजले भील और कलिया भील, उजले भील कलिया भील में अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कलिया भील की पुत्रियों को अपने यहाँ विवाहित कर लेते हैं। तो एक हो गया भीलाला, पटेलिया, रथियास, वैगास, बरेला और तड़वी भील। इनके तो सबके नाम याद करने पड़ेंगे, सबकी कहानी सुनाऊंगा तो फिर कहानी सुनाता रह जाऊंगा, और सबकी कहानी सुनना ही नहीं है हमें, आपको नाम रटना पड़ेंगे कुल मिला के। तड़वी भील विशेष है। तो तड़वी भील कौन थे? तो औरंगजेब के काल में जिन भीलों ने क्या कर लिया, आपके इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया, उनको कहते हैं तड़वी भील। और ये सामान्यतः किसी ग्राम या नगर के प्रमुख भी होते हैं, पंचायत प्रमुख आप कह सकते हैं, तड़वी भील, राइट। तो तड़वी भील क्या है आपके? ये आपके हैं इस्लाम धर्म को ग्रहण करने वाले भील, गांव के प्रमुख होते हैं। ऐसा मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे बताया था, जो झाबुआ से थी, है ना, फीमेल थी, उन्होंने मुझको ऐसा बताया कि यहाँ पर ये तड़वी भील गांव के प्रमुख होते हैं, भील जनजाति से स्वयं थी। गोंड की बात करें, गोंड दो वर्गों में सेम जैसे ऊपर देखा था, एक है राजगोंड और एक है धुरगोंड। तो राजगोंड कौन से? जो राजपूतों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और जो शासक वर्ग था उसे राजगोंड, और जो साधारण वर्ग है उसे हम क्या कहते हैं? धुरगोंड। उनमें अब कई जातियां आती हैं साधारण वर्गों में, जैसे कि मुकद्दम है, इनके काम भी आपसे पूछे जाते हैं गोंड के, ये ध्यान रखना। काम बताता जाता हूं इनके, कुछ कुछ के काम भी बताता जाता हूं आपसे। मुकद्दम, मुकद्दम ये पंचायत के मुखिया होते थे। ओझा जो होते थे वो आपके झाड़ फूंक करने का काम, जो तांत्रिक विद्या का काम करते हैं लोग, उन्हें ओझा कहते हैं। प्रधान ये पंडित या पूजा पाठ कराने का काम करते हैं, पंडिताई कराने का काम करते हैं। इसी प्रकार से अब इनके सबके अनावश्यक है नाम याद करना, नाम बस याद कर लेना, काम अनावश्यक है। कोयला भूतिस बस आप ऐसे ही याद कर लो। अगरिया का काम आपको याद रखना है लोहा कर्म। क्या याद रखना है? लोहा कर्म। इनका इंपॉर्टेंट है। अगरिया जनजाति अलग से भी आप देखते हैं, और पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जिसके देवता क्या हैं आपके, मतलब भट्टी में निवास करते हैं। तो क्योंकि ये लोहा गलाकर विभिन्न प्रकार के पात्र, बर्तन या के औजार वगैरह बनाते हैं, तो इनका काम है लोहा कर्म, लोहे का काम करते हैं। और इनके देवता जो हैं वो कहाँ निवास करते हैं? लोहे की भट्टी में, है ना, जहां पर लोहे गलाया वगैरह जाता है। देन बात करें सोलाहस और नगरची। तो सोलाहस और नगरची को भी याद रखना। सबके मैं नहीं बता रहा क्योंकि ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। कुछ सपेरे थे, कुछ नाचने गाने का काम करते थे। कोयला भूतिस क्या करते थे? नाचने गाने का काम करते थे और अपना पेट पालते थे। तो इतना अनावश्यक जा रहा है आपके लिए, ठीक। चलो, ये बढ़ई थे सोलाहस, ये नगरची सपेरा थे, याद करना हो कर लेना। बैगा, बैगा की बात करें तो इसमें सब साधारण वर्ग हैं। नरोतिया, भरोतिया, रमैना, कड़मैना, बिझवार, नाहर। इनमें से सबसे विकसित वर्ग बिझवार होता है, ठीक। ये इनके नाम आपको याद रखना है। वापस से रीड कर रहा हूं, नरोतिया, भरोतिया, रमैना, कड़मैना, बिझवार और नाहर, ये इसकी उपजातियां हैं। देन बात करें कोल की उपजातियों को, तो रौतिया और रौतेले, ये दो उपजातियां हैं, रौतिया और रौतेले। देन बात करें भारिया की उपजातियों की, तो भुइयां और भुइहार, ये दो सेम भारिया, भुइयां, भुइहार एक जैसे ही लग रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो भारिया, भुइयां, भुइहार ये इसकी उपजातियां हैं। कोरकू की बात करें तो एक है राजकोरकू, और बाकी सब जो है वो आपके नॉर्मल हैं। पोथारिया, बवरिया, बंदोरिया, मोबासी, रोमा।
ये जो है ये अपने आप की उत्पत्ति क्या मानते हैं, राजपूतों से मानते हैं, तो राजकोरकू कहलाते हैं। ठीक, देन बात करें माड़िया की। माड़िया जनजाति आपके यहाँ ज्यादा नहीं मिलती, बहुत कम मात्रा में मिलती है, मोस्टली ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मेटा कुइतुर ये किसकी उपजाति है, आबुझ माड़िया ये इसकी उपजाति है, और दंडामी ये इसकी उपजाति है। इनके नाम कहीं कुछ आगे नृत्य वगैरह में मिल जाएंगे, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए इनको भी मैंने शामिल कर दिया। ठीक, माड़िया की उपजाति मेटा कोइतुर, आबुझ माड़िया और दंडामी। आगे बढ़े, ये थी उपजातियां इन जनजातियों की। उपजातियों के बाद हमको क्या देखना चाहिए, किसी जनजाति की वैवाहिक पद्धतियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आते हैं कि ये वैवाहिक पद्धति किस आपके जनजाति से संबंधित है। तो यदि देखें तो भील और गोंड और बैगा देखो सब में आ रहे हैं। तो भील को देखो भगोरिया, जिसे हम अपहरण विवाह भी कहते हैं, भगोरिया विवाह। भगोरिया एक हाट लगता है, त्योहार होता है, मेला लगता है, उस दौरान अब ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तव में, लेकिन ऐसा है कि जो प्रेमिका या के जो युवती है उसको भगा कर ले जाता है युवक, तो इसे अपहरण विवाह कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अपहरण विवाह। बाद में वो विवाह करके आते हैं। ऐसी कहानी मिलती है कि लोग उस मेले के दौरान गुलाल लगाने का काम करते हैं। किसी स्त्री के किसी ने गुलाल लगा दिया, यदि उस स्त्री ने उसको नहीं पहुंचा, मतलब उसे स्वीकृति है उस व्यक्ति से, और वो व्यक्ति फिर उसको लेकर उसी हाट के बाद क्या करता है, भगा ले जाता है किसी जंगल वंगल में, और उसके परिवार वाले उसको ढूंढते हैं। यदि नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर वो स्वयं से आते हैं और उनका फिर धूमधाम से विवाह करवा दिया जाता है। तो यह है भगोरिया, राइट। और अपहरण विवाह, क्योंकि वो अपहरण जैसा ही तो करके ले जा रहे, इसलिए इसका उपनाम क्या है, अपहरण विवाह भी मिलता है। देन गोल गधेड़ो, इसको भीलों में कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये कैसा विवाह है, परीक्षा विवाह। तो परीक्षा विवाह क्या है, जिसमें परीक्षा ली जाएगी, युवक के साहस की परीक्षा लेकर जब विवाह हो तो उसे हम परीक्षा विवाह कहते हैं। और इसमें कैसे परीक्षा, तो एक केंद्र में कोई पेड़ होता है या कोई खंभा काट दिया जाता है, उसके ऊपर कोई गुड़ या कि नारियल वगैरह बांध दिया जाता है, स्त्रियां चारों ओर उसके रहती हैं, युवतियां रहती हैं, और उस व्यक्ति को रोकती हैं ये गुड़ लेने से या गुड़ को नीचे लाने से, राइट। यदि वो गुड़ नीचे ला पाता है साहस का परिचय देकर, तो वो जिस उस गोले में से जिस स्त्री को चाहेगा उससे वो विवाह कर सकता है। ये जबरदस्त व्यवस्था है, ऐसे विकल्प होने चाहिए भाई, है ना, कि कई सारे विकल्प हों हमारे पास, उनमें से एक का चयन करें तो बेटर है। गोल गधेड़ो इसको कहते हैं। ठीक, क्यों कहते होंगे अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि गोला लगाकर उसका साहस का परीक्षा होती है। घर जमाई विवाह सबसे शानदार, मान लो ये तो और शानदार है, घर जमाई विवाह। ठीक, बढ़िया, घर चले जाओ, दामाद जानते हो ना, जमाई किसको कहते हैं, दामाद को कहते हैं। तो एक्चुअली ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। नॉर्मली जमाई जो होते हैं वो स्त्री के घर में रहते, अपनी पत्नी के घर में रहें, बढ़िया खाएं पिए काम करें तो करें, नहीं तो दामाद जी हैं उनको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यहाँ गड़बड़ बात है, इसको हम सेवा विवाह भी कहते हैं, लमझेना या लमसेना विवाह भी कहते हैं। यहाँ पर स्त्री के घर में तो पुरुष रहेगा लेकिन काम करेगा बराबर। काम क्यों करेगा, क्योंकि जब ये प्रस्ताव ऐसा दिया जाता है, पिता से मान लो कोई गया, बात किया कि आपकी पुत्री से क्या करना है, मुझे विवाह करना है, अब विवाह करना है, उसने कहा कि इतना दहेज लगेगा या धन लगेगा आपको, क्योंकि इनमें वधु मूल्य प्रचलित है सभी जनजातियों में लगभग के, जैसे नॉर्मल सामान्य वर्गों में क्या है कि आप दहेज कौन देता है, स्त्री यानी कि लड़की पक्ष देते हैं, और यहाँ पर लड़के पक्ष को दहेज लगता है। तो यदि वो दहेज दे पाने में अक्षम है, नहीं दे सकता, तो वो कुछ दिन रहे आपके किसके घर में, स्त्री के घर में, और कुछ दिन काम करे, कमा कर लाए, उसके माता पिता को और उस स्त्री को भी खिलाए, तो एक प्रकार से ये सेवा करे और फिर उसके बाद उस स्त्री को वो ले जा सकता है, राइट। तो ये सेवा उपरांत विवाह, सेवा विवाह, जिसको घर जमाई विवाह भी कहते हैं, एक्चुअली वो दहेज को चुका रहा होता है। मगनी विवाह या इसे ही हम चढ़ विवाह कहते हैं, ये एकदम साधारण वाला विवाह है, यही है जिसमें घोड़ी चढ़कर दूल्हा जाए और दुल्हन को ले आए, घोड़ी चढ़कर दूल्हा जाए और दुल्हन को ले आए। ये सामान्य है, अब घोड़ी ओड़ी इतने लोग पैसा वैसा होता नहीं है, ये बड़े बड़े लोग करते हैं घोड़ी वगैरह, लेकिन जो वो जनजातियां उनके पास इतना धन होता नहीं, घोड़ी का पैसा लगता है। ठीक, तो नॉर्मल विवाह ही क्या है, चढ़ विवाह या मगनी विवाह। घर घुस्सी विवाह, घर में जबरदस्ती घुस जाती है लड़की, है ना, और शादी करके ही लौटती है, वो घर घुस्सी विवाह। नतारा विवाह, इसे विधवा विवाह भी कहते हैं, कि कोई स्त्री विधवा हो गई तो उसके बाद जब विवाह होगा तो उसको नातरा या नातारा विवाह कहते हैं। गोंड की बात करें तो गोंड में होता है ये सिंपल वाला तो होगा ही होगा, चढ़ विवाह।
फिर एक होता है पठौनी विवाह। कौन सा होता है? पठौनी विवाह। ये चढ़ विवाह का उल्टा है। पठौनी विवाह क्या होता है? चढ़ विवाह का उल्टा। इसमें चढ़ विवाह में दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है, पठौनी विवाह में दुल्हन दूल्हे को लेने जाती है। ठीक, ये याद रखना। दूध लौटावा, इसे हम विनिमय विवाह भी कहते हैं। दूध लौटावा मतलब इधर आपके कुछ आप हो गए और आपकी बहन हो गई मान लीजिए, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कोई भाई और कोई बहन है ना, लगभग उनकी शादी की उम्र हो तो एक्सचेंज कर लें। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज के उधर की लड़की इधर आ गई, राइट, उस लड़की की भाभी बन गई, और वो लड़की उस घर में चली गई सामने वाले जहां से भाभी आई थी, है ना। तो ये एक मतलब भाई बहन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे एक्सचेंज हो जाएं तो उसको हम विनिमय विवाह या दूध लौटावा कहते हैं। लमसेना विवाह, ये सेम यही था जो लमसेना इसमें था, घर जमाई विवाह, और इसे ही हम सेवा विवाह कहते हैं। तो ये कुछ विवाह थे, कुछ इनकी जानकारियां भी दी। अब सबकी जानकारी उठाना अनावश्यक है, अब तो सिर्फ नाम सुन लो, जो पीछे आ चुके हैं वो आपको पता होगा। बैगा, बैगा में होता है लमसेना विवाह, आपने पीछे देखा है। चढ़ विवाह होता ही होता है। उठवा विवाह, उथारिया, पैठुल और चोर विवाह भी होता है। देन बात करें भारिया जनजाति में तो मगनी विवाह, ये यही है मगनी वाला, ये वाला चढ़ विवाह, नॉर्मल वाला विवाह। देन लमसेना विवाह जो कि सेवा विवाह है। राजी बाजी, ये प्रेम विवाह है ना, राजी हो जाएं, राजी बाजी हो जाएं। विधवा विवाह जिसे नातरा या नतारा विवाह कहते हैं हम, वो आपका विधवा विवाह। कोरकुओं में क्या क्या होता है? तो कोरकू में घर दामाद विवाह होता है जिसे चिंघोड़ा विवाह भी कहते हैं। कोरकू में इसका क्या नाम है? चिंघोड़ा विवाह, जमाई विवाह जैसा है, घर में दामाद रहते हैं। राजी बाजी वही प्रेम विवाह है। हठ विवाह जो है ये घर घुस्सी विवाह जैसा है, स्त्री वही घुस जाती है और हट करती है कि मुझे इससे शादी करना ही करना है, और फिर उसको करना पड़ता है। और फिर है विधवा विवाह, राइट। तो ये कुछ वैवाहिक पद्धतियां थी। इन वैवाहिक पद्धतियों की जानकारी भी पता चली कि कौन सा विवाह है और किस जनजाति में ज्यादा कौन। कुछ तो सब कॉमन ही है। मगनी विवाह या चढ़ विवाह लगभग सब में है। नतारा विवाह सब में कॉमन है। लमसेना भी सब में कॉमन है। तो ये कुछ कॉमन है, कुछ विशेष है, उनको याद करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से प्रश्न एक्चुअली कैसे बनते हैं। बढ़े आगे हम, तो हम अब देख लेते हैं जनजाति और युवाग्रह, क्योंकि ये विवाह से ही संबंधित है इसलिए इन तथ्यों को यहीं देख लेते हैं। युवाग्रह क्या होते हैं? तो कहीं गांव में ही अलग से एक क्या बना दिया जाए, घर बना दिया जाता है, और वहां कुछ कपल्स रहते हैं। दो प्रकार की व्यवस्थाएं सुन ले, एक साथ भी कई सारे लोग रह सकते हैं वहां, और कई बार अलग अलग। जैसे वर्तमान में शहरी जो व्यवस्था है उसमें क्या कहते हैं, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। ये जनजाति के लोग क्या है, एक साथ रहते हैं, स्त्री और पुरुष, युवक और युवतियां। यदि उनको ठीक लगता है कि हाँ विवाह जमेगा अपना, तो वो विवाह करते हैं। यदि नहीं लगता है तो फिर विवाह उनपे नहीं होता है। तो अलग अलग जनजातियां, उनमें अलग अलग नाम है इनके युवा ग्रहों के, जहां ये रहते हैं, है ना, रिलेशनशिप में। तो मुड़िया जनजाति में घोटुल नाम की प्रथा है। सेम गोंड में भी है घोटुल नाम की प्रथा। भारिया जनजाति में रंगबंग नाम की ये प्रथा है, युवा ग्रह को रंगबंग कहते हैं। उरांव जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो जहां अगरिया पाई जा रही थी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, है ना, उन इलाकों में ही उरांव पाई जाती है। धूम कोरिया ये एमपी की है इसलिए बता दिया। धूम कोरिया इसके युवा ग्रह को कहते हैं। और एक है मुंडा जनजाति, इसको कहते हैं गति ओरा, राइट, इसके युवा ग्रह को। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। घोटुल तो दो में हो गए, मुड़िया और गोंड में। देन आपके भारिया में रंगबंग, और आपके धूम कोरिया उरांव में, गति ओरा मुंडा में। ये युवा ग्रह थे, शादी से ही रिलेटेड हैं, इसलिए यहीं पर आपको बता दिया। देन बात करें अब हम लोक नृत्यों की। जनजातियों के कुछ लोक नृत्य हैं, बढ़िया प्रश्न आते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। ये लास्ट इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हैं इसको जनजातियों के संबंध में। तो आइए दिखाता हूं अलग अलग जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं। अब इनके यहाँ नाम ही आपको याद रखने हैं, कैसे करते हैं वो करके तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, कैसे ताल मिलाते हैं ये भी बता पाना मुश्किल है। मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए ताकि सुनने से कुछ याद हो जाए। भील करते हैं भगोरिया नृत्य, राइट, गोल गधेड़ो नृत्य, घूमर नृत्य, डोहा, बड़वा, गौरी, गरबी, राइट। गोंडों में होता है कर्मा नृत्य और सैला नृत्य, सजनी दीवानी, सुआ भड़ौनी, कहरवा, बिरछी, टीना, गोंचो और गेंडी। ये कुछ आपके नृत्य होते हैं किसमें? गोंडों में। बैगा में होता है कर्मा, सैला, परधौनी,
फाग, बिलमा, दशहरा या दादरिया जिसे कहते हैं, और अटारी। कोलो में होता है कोल दहका, भारिया में होते हैं कर्मा, सैला, भड़म, सैतम, ऐसे ही रटना बस। कोरकू में होता है खम्ब स्वांग, ढांढल और थापटी। मुड़िया जनजाति में गेंडी, मांडरी, काकसार, हुल्की और गंवार नृत्य होते हैं। सहरिया में होते हैं लहंगी, दुलदुल, घोड़ी। उरांव में होता है सरहुल और पूजा नृत्य। बंजारा में होता है गरबा, डांडिया, तलवार और डंडा नृत्य। तो इनके नाम आपको प्यारे बच्चों खुद से याद करने पड़ेंगे। कुछ की मैं जानकारी भी दे देता, लेकिन कोई मतलब की जानकारी है नहीं, तो आप अपने से ही जो प्रयास हो सके इसमें आपको खुद ही करना है, राइट। ये थे कुछ लोक नृत्य, अभी खत्म नहीं हुए हैं। कुछ छोटी मोटी और जनजातियां, उनके भी लोक नृत्य बताते ही जाऊं। राउत नृत्य करती है राउत जनजाति। इनमें से ज्यादातर जनजातियां छत्तीसगढ़ में है मुख्य रूप से, पर इक्का दुक्का हमारे मध्य प्रदेश में मिल जाती हैं। राउत जनजाति करती है राउत नृत्य। तरताली नृत्य करती है कमार जनजाति। ऐसा मान लीजिए कमार जनजाति सबसे कम संख्या में मध्य प्रदेश में मौजूद है ना। सबसे छोटी जनजाति कभी पूछा जाए तो आप कमार जनजाति उत्तर लगा सकते हैं। बिनकी नृत्य, ये किसानों के नृत्य होते हैं। कृषक, बिनकी नृत्य कहाँ, भोपाल के कृषक करते हैं जब फसल आती है, नई फसल। रागनी नृत्य भी कृषक ही करते हैं, जो कि ग्वालियर के करते हैं, लिख देना यहाँ पर, कृषक ही करते हैं रागनी नृत्य। दोरला नृत्य दोरला जनजाति करती है। अटारी नृत्य और भूमिया नृत्य, अटारी जनजाति भूमिया जनजाति करती है, ऐसा याद रखिए, है ना। अटारी नृत्य भूमिया जनजाति, भूमिया जनजाति है। तो ये थे कुछ नृत्य। कुछ और फैक्ट्स हैं। बैरियर एल्विन ने गौर नृत्य को देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है, ये याद रखें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला नृत्य है कर्मा नृत्य, राइट। कर्मा, सैला, भड़म, सैतम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कर्मा को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यादातर जनजातियां, गोंड है, मुड़िया है छत्तीसगढ़ की, ऐसी सारी जनजातियां कर्मा नृत्य तो करती हैं, भारिया है ना, बहुत सारी जनजातियां। तो ये कुछ नृत्यों की बात थी प्यारे बच्चों। हमने क्या क्या देखा तो वापस से एक बार रिपीट करा दूं, फिर ये छोटे मोटे तथ्य बता दूं और क्लास को अपन अंतिम रूप में ले जाएं। हमने अभी देखा है अनुसूचित जनजातियां, जिसमें उनकी संक्षिप्त जानकारी, कहाँ उनका वर्णन है, उनकी जनांकीय परिदृश्य को देखा। उसके अलावा हमने कितनी संख्या में कौन सी जनजाति है और आपकी अलग अलग जनजातियां आप देख रहे हैं। तो अलग अलग हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर उनकी ही स्थिति को अलग अलग पॉइंट्स में देख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा उनकी स्थिति पहले, फिर उनके निवास स्थान को देखा, देन उनकी उन उपजातियों को देखा, देन हमने उनकी वैवाहिक पद्धतियों को देखा, साथ में ही उनके युवा ग्रहों को देख लिया, और फिर हमने अंतिम में उनके लोक नृत्य देख लिए हैं। ये कुछ काम की निचोड़ वाली बातें थी, ये आपको कंप्लीट हो गई है ना। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स हैं, इनको देख लें। तो भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता किन्हें कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप, शरत चंद्र रॉय को। भारतीय जनजाति अध्ययन के, मतलब भारत में ही, एमपी बस के नहीं है, भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता शरत चंद्र रॉय के। द भील जो कि मध्य प्रदेश के भीलों का अध्ययन है, एक पुस्तक है, टीबी नायर साहब ने किया। इसके अलावा कमार जनजाति का अध्ययन किया आपके श्यामा चरण दुबे जी ने। बैगा जनजाति का अध्ययन किया बैरियर एल्विन साहब ने। इसके अलावा पूर्वी मंडला के गोंडों का अध्ययन जिसने किया वो थे स्टीफन फच। मध्य प्रदेश का पहला जनजातीय रेडियो प्रसारण केंद्र, ये चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में भाभरा, जिसे आप कहते थे वन्या नाम से हुआ, है ना। रेडियो का प्रकाशन होता है ना, रेडियो के चैनल, मतलब कुल मिला के ऐसा कह दीजिए, रेडियो केंद्र की स्थापना की गई वन्या नाम से। कहां पर? चंद्रशेखर आजाद नगर में। इस चैनल में क्या आएगा तो ज्यादातर जनजातीय जो चीजें होती हैं, उनके गीत होंगे, उनके संबंध में बातें होंगी, वो आपका इस रेडियो चैनल में सुनाई देगा आपको। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, ये पीछे ही बता दिया। ठक्कर बापा और राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की। एक संगठन है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, 1948 में इसकी स्थापना की थी। ठक्कर बापा एक जनजातियों के संबंध में काफी ऊंचा नाम है। मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, मुड़िया और उनके घोटुल, ये पुस्तक 1997 में बैरियर एल्विन ने लिखी थी। उसके अलावा सागर की बेड़िया और मंदसौर की बाछड़ा जनजाति जो है वो आपकी वैश्यावृत्ति में संलग्न है। ये पीछे भी कुछ बातें थी और कुछ नई बातें आपने यहाँ सीखी। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। आगे चलते हैं हम, कुछ जनजातीय उत्थान हेतु जो सरकारी प्रयास हैं उनको भी हम लोग कर लेते हैं और अपने क्लास को कंप्लीट करते हैं।
लेंदी हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि पर्यटन का निश्चित रूप से हर एग्जाम में क्वेश्चन रखा रहता है, उसी तरह से जनजाति का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रखा हुआ रहता है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। देख लेते हैं, ये सब के सब फैक्ट्स ही हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, जो मैंने पीछे आपको बताया था, इसमें क्या था, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए इसका नाम क्या था, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उसका नाम था। 1979 में इसकी स्थापना है। आदिवासी यानी ये अनुसूचित जनजाति के लिए। देन उद्यमी विकास संस्थान, ये अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए काम करता है, 1980 में स्थापित हुआ। मैप सेट पीछे भी हमने देखा है, 1981 में स्थापित, ये भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए काम करता है, राइट, रोजगार और प्रशिक्षण दिलाने का काम। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, आयोग वहां भी था, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग वहां और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग यहाँ, दोनों एक ही अधिनियम के तहत बने हुए हैं, इसलिए एक साथ नाम में लिखता हूं। जनजाति अनुसंधान संस्थान, ये भोपाल में है, जनजातियों के संबंध में अनुसंधान संस्थान यानी काम करने वाला एक संगठन या संस्था है जो कि भोपाल में है, आप ये याद रखें। आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ, देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आपके अमरकंटक में। देन प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय की स्थापना की गई है अलीराजपुर में। श्री बादल भोई शासकीय जनजाति संग्रहालय पातालकोट में स्थापित किया गया 1954 में। देन मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है और आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय आपके खजुराहो में स्थापित किया गया। ये संग्रहालय तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं, संग्रहालयों में आदिवासी संग्रहालय, राइट। तो ये कुछ संस्थागत प्रयास थे आपके मध्य प्रदेश सरकार के, इनके उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए। कुछ आपके अधिनियम हैं और कुछ योजनाएं और पुरस्कार हैं, आइए इनको भी देख लें और समाप्त करें कहानी। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिससे छुआछूत हटाया गया है ना, अस्पृश्यता हटाई गई, ये आपका वो अधिनियम है जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के लिए है। देन अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, इसके तहत जो अत्याचार होते थे कि किसी के घर में कोई भी सामान है, पशु मर गया है, वो आप जबरदस्ती फिकवाते थे, जो बलात्श्रम करवाते थे, ये सब अब नहीं होगा, अत्याचार ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए अधिनियम लाया गया, कब लाया गया, 1989 में, डेट याद रखें। जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, यह अधिनियम वनों का अधिकार, मतलब जो वन में रह रहे हैं आदिवासी, अब वन अधिनियम आया, उसके तहत क्या है कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वनों में शासन का है। तो अब तो ऐसे वो कुछ भी काम करेंगे, क्योंकि उसकी ऐसी कुछ पद्धतियां हैं जो सीधे सीधे वनों से जुड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, पर उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वनों की सुरक्षा भी करते हैं। तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, 2006 में ऐसा अधिनियम लाया कि वनों से संबंधित जो उनके अधिकार हैं, कुछ जो उनकी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, पीढ़ी, वो सब वो कर सकते हैं, है ना, पर बहुत अधिक मात्रा में थोड़ा बहुत रोक लगाने का या जागरूकता लाने का भी प्रयास किया जाता है। देन अभी हाल ही में ये करंट अफेयर भी है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, इसको शॉर्ट में याद रखना, पेशा, क्या नाम है इसका। अभी जो 15 नवंबर को बलिदान दिवस मनाया गया, उस दिन आपके शहडोल में पेशा एक्ट, जिसे नॉर्मली कहते हैं आप, राइट। तो ये पंचायत उपबंध मतलब पंचायत यानी ग्राम सभा को शक्ति दी गई है, जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र होंगे वहां की जो पंचायतें होंगी वो बहुत सारी उनको शक्तियां दी गई हैं, है ना, शासन का उनमें बहुत कम हस्तक्षेप रहेगा और वहीं के लोग उनके हेड बनेंगे। तो जो कुछ काम गलत हो जाते थे, बाहर के लोग आकर करते थे, वो सब अब नहीं हो पाएंगे। 1996 का ये अधिनियम है, 6 राज्य इसको पहले से लागू कर चुके थे, हाल ही में मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को इस अधिनियम को लागू कर दिया है, राइट। पढ़िएगा डिटेल से कहीं किसी न्यूज में, अभी के लिए आप इसकी डेट याद रखिएगा बस कि कब लागू हुआ, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर, ठीक। फिर कुछ योजनाओं की बात करें तो अंत्योदय कार्यक्रम 1990 से चलाया गया, पंचधारा योजना 1990 से, शंखनाद योजना 1997 से, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 और उसके अलावा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में चलाई गई। अभी डेट ही याद रखें, जब हम योजनाएं करेंगे तो वहां पर सब अलग अलग करेंगे, सामान्य मजदूरों से संबंधित योजनाएं, स्त्रियों से संबंधित योजनाएं, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए विशेष योजनाएं, सब के लिए अलग अलग, कृषि से संबंधित, वनों से संबंधित, सबके लिए योजनाएं अलग अलग पढ़ेंगे हम। कुछ पुरस्कारों की बात करें तो देवी अहिल्याबाई सम्मान, देवी अहिल्याबाई सम्मान
1996-97 से प्रारंभ हुआ। शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार 2008 से। रानी दुर्गावती पुरस्कार कहां से शुरू हुआ? 2008 से। ये लगभग सब 2008 से ही शुरू हुए हैं, तो आपको कहीं परेशानी नहीं जाएगी। एक में परेशानी जा सकती है, देवी अहिल्याबाई में परेशानी ये जा सकती है कि देवी अहिल्याबाई थोड़ी कोई जनजाति थी, तो देवी अहिल्याबाई के नाम पर इस सम्मान का नाम रखा गया है। दिया जनजाति लोगों को ही जाता है, ठीक है, जो जनजातियों के क्षेत्र में क्या करते हैं, काम करते हैं। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार 2008, रानी दुर्गावती पुरस्कार, टंट्या भील पुरस्कार और ठक्कर बापा पुरस्कार, ये सब पुरस्कार 2008 से शुरू हुए हैं। ठीक, ये कुछ बातें थी जनजातियों की, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास। तो ये कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने बहुत निचोड़ करने का प्रयास किया है, बहुत सारे तथ्य आपको दिए यहाँ पर। अब आप क्वेश्चन लगाइएगा, 95% क्वेश्चन आपसे बनेंगे इसी कंटेंट से, है ना। 5% नहीं बनेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब कुछ क्वेश्चंस किसी से नहीं बनते, ठीक। यदि आपने अच्छे से पढ़ा और उटपटांग श्रेणी के प्रश्न है ना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है लगभग पूरा आपको, बस वो जब उटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी से नहीं बनते हैं, फिर आप कितना भी पढ़ लो। उन 5% के लिए आप पूरा समय दे दोगे और जो 95% जो आपसे आ रहा है वह भी आपको भूल जाएगा, तो आपको अनावश्यक परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन लगाइए, बस उनको लगाकर थोड़ा सा दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ जाइए, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों हमारा लेक्चर। मध्य प्रदेश में जो जनजातियां थी और अनुसूचित जाति और जनजातियों में जो हमने बांटा वो कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम इन्हीं अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, महान हस्तियां होंगी जिन्होंने इनके लिए काम किया, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने कुछ विद्रोह किए अंग्रेजों के खिलाफ, या जिनका कहीं ना कहीं नाम अमर है, कोई कला से संबंधित होगा, कोई राजनीति से, तो जो सारे व्यक्तित्व हैं अनुसूचित जाति और जनजाति से, उनको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। यदि ये लेक्चर पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ये काम आगे होता रहे, आपके लिए मैं और मेहनत कर सकूं और बेहतर कंटेंट ला सकूं, राइट। मेंस भी अपन बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपका प्री एक बार निकल जाए बस, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप ख्याल रखें अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।